स्टार्टअप को आए हुए इंडिया में तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। 2016 में स्टार्टअप इंडिया फ्रेमवर्क आया था और अभी तक भी बहुत सारे बिजनेसमैन को इसी की क्लैरिटी नहीं है कि स्टार्टअप की डेफिनेशन में वो फॉल होते भी हैं या नहीं। हाय गाइस, ये शुभम जैन इज हियर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टार्टअप का मतलब। ना ही किसी प्रोफेशनल को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है कि स्टार्टअप होता क्या है, अपने क्लाइंट को कैसे माने कि वो स्टार्टअप है, और ना ही बिजनेसमैन को क्लैरिटी है कि मेरा बिजनेस स्टार्टअप की डेफिनेशन में फॉल करता भी है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टअप को आए हुए इंडिया में तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। 2016 में स्टार्टअप इंडिया फ्रेमवर्क आया था और अभी तक भी बहुत सारे बिजनेसमैन को इसी की क्लैरिटी नहीं है कि स्टार्टअप की डेफिनेशन में वो फॉल होते भी हैं या नहीं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। द फर्स्ट थिंग हियर इज स्टार्टअप। इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप का कल्चर आया वो आया 2016 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर की थी स्कीम स्टार्टअप इंडिया की। और इसी दौरान लोगों को इस वर्ड का मतलब ढूंढने की ज़रूरत पड़ी कि ये स्टार्टअप होता क्या है, गवर्नमेंट के नज़रों में स्टार्टअप का मतलब क्या है। तो चलो प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं स्टार्टअप इंडिया का पोर्टल एक बार ओपन करता हूँ और गेट आइडिया अबाउट दैट। ये स्टार्टअप इंडिया का पोर्टल है DPIIT का। अगर हम इसके देखते हैं, इसमें किसी की वेबसाइट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में अगर जानना होता है हम उसका अबाउट अस देखते हैं। तो पहले हम अबाउट अस खोलेंगे। अबाउट अस में हम स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को देखेंगे। तो हेयर इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। What is the Startup India initiative? तो launch on 16 January 2016, the Startup India initiative have a several programs, और इसी के नीचे इसका आता है 9 साल का फैक्ट बुक और एक्शन प्लान। एक्शन प्लान का मतलब कि ये स्कीम इम्प्लीमेंट कैसे होगी। तो जब हम इस स्कीम एक्शन प्लान को खोलते हैं तो वी गॉट अ डिटेल एक्शन प्लान। ये मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो दिस इज़ द एक्शन प्लान ऑफ द स्टार्टअप इंडिया। जब इस एक्शन प्लान को मैंने पढ़ा तो इसके अंदर हम इंडेक्स पे गए। इंडेक्स में इस एक्शन प्लान में सारी डिटेल लिखी हुई हैं कि स्टार्टअप इंडिया जो है वो कैसे इंप्लीमेंट होगा, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे। इसी के लास्ट में अगर आप जाओगे तो इज़ अ वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। मतलब आप क्या समझते हो स्टार्टअप का मतलब, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इम्पॉर्टेंट इज़ देयर कि स्टार्टअप का मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए क्या है, और यही चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्ले करती है कि एक्चुअल में स्टार्टअप गवर्नमेंट किसको कहती है। जो गवर्नमेंट के हिसाब से स्टार्टअप होगा उसी को बेनिफिट मिलेगा। आप किसको सोचते हो, आप चाय वाले को स्टार्टअप मानते हो, आप कॉफ़ी वाले को मानते हो, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलो इसको हम और डिटेल में देखते हैं। गो टू द पेज नंबर 27। एक कमिटमेंट अपनी वीडियो से लेते हैं कि इस वीडियो के एंड तक हम लोग लाइफ में कभी भी ना हमें स्टार्टअप के ऊपर डाउट नहीं रहेगा। हमें पता लग जाएगा ये बिज़नेस देखते ही कि ये स्टार्टअप है या नहीं है। गाइस मूविंग, तो दिस इज़ द 27 पेज ऑफ दिस एक्शन प्लान, जहाँ पर स्टार्टअप की डेफिनेशन दी हुई है। चलो इसको वन बाय वन रीड करते हैं, ठीक है, और एग्जैक्टली देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है। दिस अ पार्ट ए, डेफिनेशन ऑफ अ स्टार्टअप ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम के पर्पज़ से स्टार्टअप का मतलब गवर्नमेंट ने बताया। गवर्नमेंट ये कहती है कि आपके हिसाब से हो सकता है कि आप किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप बोल दो, बट हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम बताएंगे भैया स्टार्टअप क्या है, ठीक है। तो स्टार्टअप मीन्स एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ से पहला पॉइंट अपना निकल कर आता है कि हमारी जो एंटिटी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए इंडिया में। कोई फॉरेन कंपनी है जी, उसकी सब्सिडरी है, चल जाएगा, लेकिन वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए इंडिया में, ठीक है। नॉट प्रायर टू पीरियड ऑफ 5 years। इसमें आपको हो सकता है कहीं सारे डाउट्स आए कि भाई ये 5 years क्यों है, 10 साल है। सब कुछ इस वीडियो के अंत तक क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसे समझने की कोशिश करना। द सेकेंड थिंग, फर्स्ट इज अ रजिस्टर्ड इन इंडिया, सेकेंड इट्स अ 5 years, ठीक है, विद एनुअल टर्नओवर। यहाँ पे एक टर्म है जो इंपॉर्टेंट है, इस एनुअल। एनुअल टर्नओवर डज नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़। इसका मतलब क्या है कि आपके पिछले 5 साल में 1 2 3 4 5 5 साल आपकी कंपनी को अगर हो चुके हैं तो किसी भी साल का टर्नओवर, किसी भी साल का, एनी ईयर, उसका टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पर आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर सारे लोग फिसल जाते हैं और किसी की समझ में नहीं आती वाली बात, विच इज़
कि स्टार्टअप को कैसे बनाया जाएगा। वर्किंग टूवर्ड्स इनोवेशन, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अपन लोग इन वर्ड्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे अभी। दूसरा वर्ड है यहाँ पर डेवलपमेंट, तीसरा वर्ड है यहाँ डिप्लॉयमेंट, चौथा वर्ड है यहाँ कमर्शियलाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद आता है एक लाइन जिसको हम बोलते हैं ऑफ न्यू प्रोडक्ट प्रोसेसेस सर्विसेज ड्रिवन बाय द टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। गॉट इट। चलो इसको समझते हैं कि गवर्नमेंट कहना क्या चाहती है। सबसे पहली लाइन यहाँ पर आती है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है वर्किंग टूवर्ड्स इनोवेशन। मतलब आपका जो बिज़नेस है वो वर्किंग होना चाहिए टूवर्ड्स इनोवेशन। ऐसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं जिसमें आपने कोई यूनिक प्रोडक्ट डेवलप कर लिया और प्रोडक्ट डेवलप करके आपने उसे मेंटेनेंस मोड पे डाल दिया और चला रहे हो। दैट विल नॉट कवर्ड अंडर द स्टार्टअप। इट मीन्स योर स्टार्टअप इज वर्किंग रेगुलरली टूवर्ड्स द इनोवेशन। तो ऐसे अगर बिजनेसेस हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे इनोवेशन कुछ ना कुछ ला रहे हैं अपने बिजनेस में, अगर आप नहीं भी ला रहे तो आपको दिखाना पड़ेगा आप कुछ ना कुछ नया ला रहे हो, उसके बाद आप क्लासीफाई हो पाओगे एज अ स्टार्टअप, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने वन टाइम इनोवेशन करके छोड़ दिया, प्रोडक्ट बना के छोड़ दिया। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इज देयर जो हमने अभी देखा, द वर्ड डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट और कमर्शलाइजेशन, ठीक है। इन तीनों का अलग अलग मतलब है। फर्स्ट वर्ड है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आपका कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट अगर मार्केट में है तो आप उसी का एक इम्प्रूव्ड वर्जन लॉन्च कर रहे हो। इट इज कॉल्ड डेवलपमेंट कि ऑलरेडी मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट है उसी का ही इम्प्रूव्ड वर्जन अगर आप निकाल रहे हो, दैट इज कम अंडर द स्टार्टअप। द नेक्स्ट वर्ड इज डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या कहना चाहती है गवर्नमेंट यहाँ पे? डिप्लॉयमेंट मीन्स आपका कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन उस प्रोडक्ट को आप न्यू मार्केट में, द वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यू मार्केट में निकाल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो कि दिल्ली में मेट्रो सिटीज़ में चलता है, अब आप उसको टायर 3 सिटीज़ में लॉन्च कर रहे हो, इट्स कम अंडर द स्टार्टअप। दिस इज अ मीनिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट। एंड दिस अ थर्ड वर्ड विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हेयर इज कमर्शलाइजेशन। मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि अभी तक कमर्शियलाइज नहीं हुआ है। मान लीजिए आपने कोई रिसर्च करी, डॉक्टर्स होते हैं बहुत सारे रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करके कोई प्रोडक्ट उन्होंने डेवलप किया जो कि अभी तक एक इंटरनल रिसर्च में है, तो उसको अब कमर्शियलाइजेशन किया जा रहा है। यू आर कमर्शियलाइज ऑफ एनी नॉन कमर्शियल प्रोडक्ट, जैसे कि रिसर्च या कोई आपने आइडिया बनाया है, पेटेंटेड आइडिया है, उसको आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, कमर्शलाइज कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो ये कवर्ड अप हो जाएगा यहाँ पर। तो नाउ कम टू द डेफिनेशन पार्ट, वी गॉट क्लैरिटी ओवर दिस वर्ड। फर्स्ट, इट शुड बी रजिस्टर्ड इन इंडिया। सेकेंड, नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर। थर्ड, उसका जो टर्नओवर है वो 25 CR। फोर्थ, इट शुड बी वर्किंग टूवर्ड्स इनोवेशन, ठीक है। यहाँ पे सब में और लगा हुआ है, या तो वर्किंग टूवर्ड्स इनोवेशन हो या फिर वो डेवलपमेंट, कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको नई तरीके से डेवलप किया जा रहा है। सिक्स्थ, डिप्लॉयमेंट, मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है लेकिन वो न्यू मार्केट में जा रहा है। एंड सेवन इज कमर्शियलाइजेशन, ऐसी कोई चीज़ जो कि अभी तक कमर्शियलाइज नहीं हुई है, आप उसको कमर्शियलाइज कर रहे हो, ठीक है। तो दीज आर द 7 कंडीशंस जिसके थ्रू हम मान सकते हैं कि ये स्टार्टअप है। इसी के बाद एक लाइन आती है विच इज़ प्रोडक्ट प्रोसेसेस और सर्विसेज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसको अभी हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। राइट नाउ इतनी चीज़ें हमें समझ में आती हैं। प्रोवाइडेड, देयर इज़ अ वन रेड मार्क है जहाँ पे गवर्नमेंट ने मना किया है कि ये चीज़ अपन लोग कवर नहीं करेंगे, विच इज़ प्रोवाइडेड दैट सच एंटिटी इज़ नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप, रिकंस्ट्रक्शन और बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है भैया अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो नया बिजनेस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने किसी पुराने बिजनेस को तोड़ दिया या उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। मतलब जैसे आपने प्राइवेट कोई पार्टनरशिप फर्म है उसको आपने प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया, तो वो स्टार्टअप की डेफिनेशन में नहीं आती। गवर्नमेंट वांट न्यू बिजनेसेस, न्यू बिजनेस ओनर। पुराना चलता हुआ बिजनेस है उसको अगर हम बेनिफिट दे भी देंगे तो क्या फ़ायदा, हमें तो नया बिजनेस चाहिए, नए एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। तो दिस इज़ द मोटो बिहाइंड हेयर। मूविंग फॉरवर्ड,
ये जो 25 करोड़ वाली ट्रांजेक्शन है, दिस ऑलरेडी डिस्कस, सिंपल है, प्रोवाइडेड एन एंटिटी शैल सीज टू बी स्टार्टअप इफ इट्स टर्नओवर। मतलब आज आपने स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन नेक्स्ट ईयर ही आपकी टर्नओवर 25 करोड़ से ऊपर चलेगी, भाई आप स्टार्टअप नहीं हो, ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है। प्रोवाइडेड दैट स्टार्टअप शैल बी एलिजिबल फॉर द टैक्स बेनिफिट ओनली, ओके, दिस इज अ समथिंग लिटिल बिट इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अभी क्या हुआ रिसेंटली, कुछ टाइम पहले की बात है, मुझे एक पर्सन मिला, तो मैंने उसने बोला कि हम तो जी वो 3 साल वाला टैक्स हॉलीडे है, हम उसको एंजॉय करते हैं। तो मैंने कहा कि सर ठीक है, तो मतलब आपके पास ATI से अप्रूवल होगा। तो उसकी बात से मैं सरप्राइज़ ये हुआ, उसने पता है क्या बोला, उसने बोला नहीं हमारे पास वो DPIT वाला सर्टिफिकेट है, हमने उसके बेसिस पे 3 साल की एग्जामिशन ले ली। तो दिस इज़ इलीगल बेसिकली। अगर आपके पास 3 साल की आपको टैक्स एग्जामिशन लेनी है IMB से, तो सबसे पहले कोई भी टैक्स बेनिफिट लेने से पहले आप DPIT में स्टार्टअप के अंदर रजिस्टर्ड होने चाहिए, आपका बिजनेस स्टार्टअप का बेसिक सर्टिफिकेट कम से कम ले, उसके बाद ही आप कोई भी टैक्स एग्जामिशन ले पाओगे, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज अ होल डेफिनेशन विच इज़ प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। नाउ इसके और नीचे बढ़ते हैं, तो गवर्नमेंट को लगा यार ये डेफिनेशन थोड़ी सी जो है ना वो मैनिपुलेटिंग सी हो गई, समझ में शायद ना आए सामने वाले को, तो उन्होंने नीचे इसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी है। अब ये एक्सप्लेनेशन हमारे बहुत काम की है, क्योंकि यहाँ से हमें एक माइंडसेट डेवलप होगा कि किन बिजनेस को हमें कवर अप करना है और किन को नहीं, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन में उन्होंने सिंपल सी बात है क्या क्या कवर्ड अप किया है। प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी, प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी, ठीक है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म LLP। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि टैक्स एग्जेम्पशन जब हम लेते हैं तब रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म आगे कवर अप नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर एक सेपरेट डिस्कशन करेंगे। राइट नाउ अगर आप स्टार्टअप की डेफिनेशन में आना चाहते हो तो आप इन तीनों में से एक चीज़ होने चाहिए। प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, स्टार्टअप इंडिया मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप फॉर्म है, नहीं मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म हो अंडर द पार्टनरशिप एक्ट। उसके बाद आया था लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर्म, जो नॉर्मल LLPs होती हैं, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड को स्टार्टअप मिलेगा भैया, नहीं मिलेगा, पूरी दुनियादान को आपने इकट्ठे कर लिया, आप बोल रहे हो स्टार्टअप है, नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ अ बेसिक टर्म, बेसिक थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे गवर्नमेंट एक हमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देती है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ पार्ट A अबव। मतलब ये पार्ट A हमने ऊपर डिस्कस किया, इसको थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि इसके अंदर हमारे हिसाब से क्या क्या चीज़ें और कवर अप होंगी, ठीक है। तो इसको रीड करते हैं, बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत क्लैरिटी आपको इससे जरूर मिलेगी। अ बिजनेस इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन इफ इट इज एम टू डेवलप एंड कमर्शलाइज। जो हमने ऊपर पढ़ा, डेवलप का मतलब किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए तरीके से डेवलप करना, कमर्शलाइज मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक कमर्शलाइज नहीं हुई इसको कमर्शलाइज करना। ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, सर्विसेज और प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट डेवलप नहीं करा, कोई सर्विस भी डेवलप नहीं करी, लेकिन उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए प्रोसेस डेवलप किया, तो उसको आप पेटेंट करा सकते हो, वो प्रोसेस आप ही का रहेगा, उसको जल्दी से कोई कॉपी नहीं करेगा, तो वो भी इसके अंदर कवर्ड अप होता है। तो न्यू प्रोडक्ट या फिर सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज और प्रोसेस इज वेरी सिंपल, विच इज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। दैट विल क्रिएट एंड एड वैल्यू फॉर द कस्टमर एंड द वर्क फ्लो। मतलब आपका जो न्यू डेवलपमेंट है वो ऐसा होना चाहिए जिससे कुछ वैल्यू एडिशन हो, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ पेपर पे दिखाने के लिए वैल्यू एडिशन कर दिया, उससे कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हो रही है। ये देखते हैं स्टार्टअप इंडिया वाले। मूविंग फॉरवर्ड, द मियर एक्ट ऑफ डेवलपिंग, दिस इज अ रेड मार्क, ठीक है। जो हम नॉर्मल वर्ड्स हैं कि जो हम जो बता रहे हैं जिसमें कवर्ड होगा उसको नॉर्मल रखेंगे, जो रेड मार्क है मतलब कि ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। द मियर एक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और प्रोसेसेस विच डू नॉट हैव पोटेंशियल फॉर द कमर्शलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसको हम समझते हैं। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं ये लोग, ये कहना चाह रहे हैं ऐसे बिजनेस आइडियाज़ जिनके अंदर कमर्शलाइजेशन का पोटेंशियल ही नहीं है, उसको हम कवर्ड अप नहीं करेंगे, नॉट कवर्ड अप। ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं, मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको एक इंटरनल स्टडी दी गई और आपने एक यहाँ पे आइडिया डेवलप करा कि मेरे यहाँ पर जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनका टाइम टेबल आएगा, अलर्ट जाएगा और इसका कोई प्रोसेस ऐप डेवलप कर लिया, ठीक है, विच इज़ बिलोंग टू योर कॉलेज। अब वो जो आपने डेवलप किया है वो सिर्फ आप ही कॉलेज में फॉलो हो सकता है और कहीं नहीं जा सकता, दैट्स अ इंटरनल ऐप। तो दैट प्रोडक्ट इज़ नॉट बेसिकली अप फॉर द मार्केट। मार्केट के लिए वो प्रोडक्ट नहीं बनाया गया, एक इंटरनल चीज़ों के लिए, एक इंटरनल वर्क के लिए आपने सिंपल करने के लिए कोई प्रोडक्ट बनाया, वो चीज़ स्टार्टअप इंडिया में कवर्ड अप नहीं होगी। सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और प्रोसेस। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मार्केट में कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है और आपने सेम प्रोडक्ट बना दिया तो फिर वो प्रोडक्ट स्टार्टअप इंडिया के अंदर नहीं आएगा। एग्जाम्पल, टैली का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, आपने वैसे ही एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसका नाम आपने रखा बैली, तो क्या बैली का वर्ड अप हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि यू आर नॉट डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम द मार्केट। बट आपने इसी के साथ साथ एक प्रोडक्ट बनाया, जैसे कि मार्केट में नया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आया ओडू, जो कि 100% क्लाउड बेस्ड है और जहाँ पे सारी वर्किंग हो जाती है, तो मैं उसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह के जो हमारे एप्लीकेशन होंगे वो हमारे आ जाएंगे स्टार्टअप की डेफिनेशन में। थर्ड पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वर्कफ्लो विद नो और लिमिटेड इंक्रीमेंटेड वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि आपने किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नई तरीके से डेवलप भी कर दिया, लेकिन जो भी उसमें डेवलप किया गया उससे ना तो कस्टमर के लिए कुछ वैल्यू एडेड हो रही है, ना वर्क फ्लो में कुछ ऐड हो रहा है। मतलब पहले किसी काम को करने में अगर 10 घंटे लगते थे, तो ऐसा नहीं है 10 से आप 2 घंटे पे ले आए तो वर्क फ्लो में भी कोई एडिशन नहीं हुआ। पहले कस्टमर को जो एक्सपीरियंस मिलता था, आज भी वही एक्सपीरियंस मिल रहा है आपके प्रोडक्ट से। तो इस चीज़ को हम लोग स्टार्टअप में कवर्ड अप नहीं करेंगे। अगर ऐसा प्रोडक्ट आपका है तो वो स्टार्टअप में कवर्ड अप नहीं होगा। तो दिस इज़ अ रेड मार्क है, ठीक है। तो थोड़ा सा और इसको रिवाइज कर लेते हैं, अभी तक क्या हमने डिस्कस किया। फर्स्ट, स्टार्टअप इंडिया की डेफिनेशन, स्टार्टअप की डेफिनेशन, उसके बाद उसकी डेफिनेशन देखिए उसमें कौन कौन सी एंटिटी कवर्ड अप होती है, और आइडेंटिफिकेशन। ऊपर वाले पोर्शन को ही दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। इसमें नीचे ये एक पॉइंट बोलता है, इसको मैं इंटेंशनली अभी अवॉइड कर रहा हूँ, इट मे क्रिएट अ कन्फ्यूजन टू यू, तो इसको इंटेंशनली मैं अवॉइड कर रहा हूँ। बस इसमें एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इम्पॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, कि अगर आपका जो स्टार्टअप है उसमें इनोवेशन कैसे प्रूव होगी। तो इनोवेशन प्रूव करने के लिए अगर आपके स्टार्टअप का आपने पेटेंट कराया हुआ है या ट्रेडमार्क लिया हुआ है जो कि रजिस्टर्ड है, तो दैट विल हेल्प यू टू प्रूव दैट योर प्रोडक्ट इज इनोवेटिव। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स ये है कि अगर आपको किसी ने रिकमेंड करा है तो ये सब चीज़ें हैं, बट इट क्रिएट कन्फ्यूजन। आप इसे नॉर्मल पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस इन अ डिटेल। इसके नीचे क्या बोलते हैं, व्हाट इज अ टर्नओवर? टर्नओवर एज पर द कंपनीज एक्ट। हमारी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म है, उसका जो टर्नओवर है वो कैसे डिफाइन होगा भैया? वो पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू डिसाइड होगा। IMB, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड, an inter-ministerial board set up by DPIT to validate the innovation nature for the granting tax related benefit। कोई भी टैक्स रिलेटेड बेनिफिट अगर आपको लेना है स्टार्टअप इंडिया में तो वो IMB के थ्रू मिलता है। ओके, व्हाट इज इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड? एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, यू गॉट अ गुड क्लैरिटी ओवर दिस। गवर्नमेंट चाहती तो कोई एक DPIT के डिपार्टमेंट में एक छोटा सा डिवीज़न खोल के उन्हीं को ही राय दी थी, लेकिन इनको इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड बनाना पड़ा, मतलब कहीं मिनिस्ट्री को ऐड करके एक बोर्ड क्रिएट करना पड़ा। ऐसा क्यों? इसका रीज़न है कि ऐसा बोर्ड ही क्यों क्रिएट करेगा, वैसे क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जब हम इनकम टैक्स में DPIT में हमारे पास स्टार्टअप्स आएंगे तो वो डिफरेंट नेचर के होंगे। तो एक अथॉरिटी के अंदर हर तरह के नेचर के लोगों को हायर करना बड़ा मुश्किल था, तो उन्होंने एक इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड बनाया अप्रूवल के लिए। इसमें उन्होंने किस किस लोगों को डाला? MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के लोगों को डाला गया। CBDT, वो जो इनकम टैक्स के लोग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर ही वो एग्जामेशन मिलती है 3 साल की, तो इसलिए इनकम टैक्स वाले लोगों को डाला गया। SEBI के लोगों को यहाँ पर डाला गया। RBI के लोगों को डाला गया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन सभी लोगों को मिला के, इन सभी लोगों से एक एक दो दो लोगों को लेकर एक बोर्ड बनाया गया, कमेटी बनाई गई, जिसको कहा गया कि ये कमेटी डिसाइड करेगी। अब मान लीजिए कोई स्टार्टअप है जो कि कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का है, तो वहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी वाले लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए उन्होंने इस तरह का बोर्ड बनाया जहाँ पर हर तरीके का स्टार्टअप जो है वो हम एग्जामिन कर पाएँ। तो ये IMB बॉडी है, वो डिसाइड करती है कि ये स्टार्टअप इनोवेटिव है या नहीं है। तो जितने भी अप्रूवल आपको मिलते हैं वो IMB से मिलते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन वी हैव कवर्ड इन द स्टार्टअप। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे आपके दिमाग में, जिसको थोड़ा सा पहले से कुछ पता होगा, वही बोलेगा यार इसमें स्केलेबिलिटी नहीं आया, जो टर्नओवर था वो 100 करोड़ था, 200 करोड़ था, ये कैसे होगा? उसको हम लोग आगे कवर अप करेंगे। देखो, स्टार्टअप इंडिया की जो डेफिनेशन है उसको समझने के लिए 3 चीज़ें अपने को चाहिए ऑन अ डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट थिंग, मतलब 3 जगह को मिला के इसकी डेफिनेशन पूरी होती है।
सबसे पहले एक्शन प्लान जो अभी हमने रीड करा, ये एक्शन प्लान आया था 2016 में, जिसके अंदर स्टार्टअप की डेफिनेशन को फर्स्ट टाइम दिया गया, ठीक है। उसके बाद 2019 में एक ऑफिशियल गैजेट निकाला गया 19 फरवरी 2019 को, ठीक है। तो 19 फरवरी 2019 को एक ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन निकाली गई थी, ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ 19 सितंबर 2019। 19 फरवरी 2019 को जब गवर्नमेंट को सब फर्स्ट टाइम उन्होंने स्टार्टअप इंडिया लॉन्च करा तो रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा इसका स्कोप और वाइडन कर दिया और 19/2/2019 को एक ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन निकाली। अभी हम इसको रीड करेंगे। एंड द थर्ड विच इज़ रिसेंटली, अभी फिर से ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन निकाली गई फरवरी 2026 में। तो इन तीनों को अगर हम कंबाइंडली स्टडी करते हैं तो हमें स्टार्टअप का मतलब समझ में आता है। फर्स्ट थिंग वी हैव कवर्ड एक्शन प्लान। सेकंड थिंग हम इस नोटिफिकेशन को कवर करते हैं जिसके अंदर क्या कहा गया है। ये नोटिफिकेशन निकाली गई थी 19 फरवरी 2019 को, ठीक है। आगे इसमें गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है, एन एंटिटी शेल बी कंसीडर्ड एज अ स्टार्टअप अप टू द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो इस केस में वो जो पीरियड था जो कि 5 साल का पहले गवर्नमेंट ने बनाया था, अब उसको एक्सटेंड करके उन्होंने 10 साल कर दिया। मतलब आप इन कॉरपोरेशन से 10 साल तक स्टार्टअप के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और आप स्टार्टअप की डेफिनेशन में आ सकते हो। तो जो पहले 5 ईयर्स था इसको बढ़ा के 10 साल कर दिया। और इसके बाद उन्होंने बोला जो चीज़ें थी वो नॉर्मल है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेम है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म सेम है, एलएलपी सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। टर्नओवर जो है हैज़ बीन एक्सीडिंग 100 करोड़। तो जो पहले 25 करोड़ रुपीज़ का टर्नओवर था वो 100 करोड़ कर दिया गया, ठीक है। इसमें भी कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चैलेंज नहीं है। एंटिटी इज वर्किंग टूवर्ड्स इनोवेशन, ये पहले भी था, डेवलपमेंट पहले भी था, इंप्रूवमेंट काइंड ऑफ सेम, डेवलपमेंट या डिप्लॉयमेंट कह सकते हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें एक लाइन उन्होंने ऐड कर दी, इफ इट इज़ ए स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन। दिस इज़ न्यू। आज के टाइम में बहुत सारे स्टार्टअप जो हैं वो इस टूल का यूज़ करते हैं कि अपने बिजनेस मॉडल को स्केलेबल बनाते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं और वो स्टार्टअप की डेफिनेशन में आ जाते हैं और उनको बेनिफिट्स में मिलता है। तो दिस इज़ इंट्रोड्यूस इन 2019, जब बोला गया कि भाई हम आपका स्टार्टअप अगर स्केलेबल है। अब ये स्केलेबल वर्ड जो है ना, ये बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक वर्ड है, मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अलग तरीके से दी जा सकती है। आई एम प्लानिंग अ सेपरेट सेशन फॉर द सेम। तो ये स्केलेबल अगर आपका बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर हाई पोटेंशियल हो, किसका, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का और वेल्थ क्रिएशन का, और है यहाँ पर दोनों में से कुछ भी। या तो आपका बिजनेस इस तरह का आपने बनाया है जैसे कि लिज्जत पापड़ जो बनाया गया था स्टार्टअप, आप देख सकते हो उसके बिजनेस मॉडल में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल था कि वो टायर 3 सिटीज़ की, टायर 2 टायर 3 लेडीज़ जो हैं उनको काम दे सके और बहुत बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सके। सिमिलरली एज अ कोई प्रोडक्ट जो वेल्थ क्रिएट कर सके, इट विल बी कवर्ड है। तो ये जो स्केलेबिलिटी वाला फैक्टर है वो यहाँ पर ऐड ऑन किया गया। और कुछ चीज़ नहीं ऐड ऑन की जाती है तो फिर उसका एक टाइम तक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए बहुत सारे स्टार्टअप ने इस टूल का यूज़ किया। प्रोवाइडेड दैट एंटिटी फॉर्म बाय, ये तो ठीक है, ये पहले से ही था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो व्हाट इज़ द न्यू थिंग है, व्हाट इज़ द न्यू थिंग है, इसको अगर हमें कोई पूछने कि भाई हमें 2019 में जो न्यू चीज़ आई वो क्या आई। फर्स्ट थिंग 10 ईयर्स कर दिया गया, दूसरा 100 करोड़ का टर्नओवर कर दिया गया, तीसरा स्केलेबिलिटी वाला फैक्टर डाला गया। तो ये 3 चीज़ चेंज जो आई वो 2019 में आई, ठीक है। तो वापस चलते हैं अपनी वाली स्लाइड पे कि हमने फर्स्ट एक्शन प्लान कवर्ड अप किया, सेकंड हमने ऑफिशियल गैजेट की नोटिफिकेशन कवर्ड अप कर ली, तीसरी चीज़ जो अभी रिसेंटली आई है इसमें भी फर्दर इंप्रूवमेंट्स जो अभी इन्होंने निकाली वो यहाँ पर आता है। ये अभी रिलीज़ किया गया 4 फरवरी 2026 को। इसके अंदर स्टार्टअप की डेफिनेशन को और इंटेंस कर दिया गया। अब इसके अंदर इन्होंने क्या क्या नया एड ऑन लाया इसको देखते हैं। इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टेड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीचे चलते हैं, इंग्लिश पे चलते हैं। नाउ स्टार्टअप मीन्स एन एंटिटी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड इंडिया। इसमें कुछ नया नहीं है, जो नया नहीं है उसको मैं मार्क नहीं करूँगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिल्कुल ठीक है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप बिल्कुल ठीक है, एलएलपी बिल्कुल ठीक है। अरे ये क्या है इसके अंदर, अब इसके अंदर ये क्या चीज़ उन्होंने ऐड करी, मल्टी स्टेट कॉर्पोरेट सोसाइटी रजिस्टर्ड विद सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी।
मतलब इन्होंने अब स्टार्टअप की डेफिनेशन को और वाइडन कर दिया और एक एंटिटी और कवर अप कर दी, विच इज़ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी. आई डोंट एग्जैक्टली फाइंड द रीज़न वाई दे आर एडिंग दिस, बट आई एम ऑन द रिसर्च. अगर मुझे इसका रीज़न पता लगता है, आई विल क्रिएट अ सेपरेट स्मॉल वीडियो. बट मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया कि इसको क्यों ऐड ऑन किया गया. बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं. दिस इज द फर्स्ट चेंज. सेकेंड, फॉर द पीरियड ऑफ 10 years फॉर्म द रेट ऑफ इनकम सेम है. टर्नओवर इज नॉट एक्सीडिंग. गवर्नमेंट कह रही है भैया हमें तो स्टार्टअप को डे बाय डे बढ़ाता चले जाना है. 200 करोड़, पहले 25 करोड़ से स्टार्ट किया, 2019 में 100 करोड़ किया और अब 200 करोड़. तो दिस इज़ अ वेरी बिग सिग्निफिकेंट चेंज. तो क्या क्या चेंज लाए? पहला चेंज अभी तक लाए ये वाला, मल्टी कॉर्पोरेट सोसाइटी को ऐड कर दिया. दूसरा चेंज लाए कि अपनी लिमिट बढ़ा के 200 करोड़ रुपए कर दी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इज वर्किंग टूवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, स्केलेबल बिजनेस मॉडल पहले ही कवर्ड अप हो गया था, इसमें कुछ नया नहीं है. प्रोवाइडेड दैट, ये क्या नया कॉन्सेप्ट है? देयर इज जस्ट वन न्यू वर्ड हेयर. अगर आपने इससे पहले मेरी एक वीडियो देखी है जो मैंने रिलीज़ करी थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि इंडिया में डीप टेक स्टार्टअप की बहुत भारी कमी है और अगर उस पर फोकस नहीं किया गया तो बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत फास्टर तरीके से आगे निकल जाएंगी. गवर्नमेंट ने भी वो वीडियो देखी या नहीं देखी, शायद वो मेरी वीडियोज़ के बाद है, लेकिन उन्होंने फोकस किया डीप टेक स्टार्टअप के. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड थर्ड मेजर चेंज विच वॉज इंट्रोड्यूस हेयर. ठीक है, और उन्होंने क्या बोला कि डीप टेक स्टार्टअप अगर कोई है तो उसके लिए चीज़ें अलग रहेंगी. मतलब इसको लाइन से थोड़ा अलग कर दिया गया. क्या चीज़ अलग रहेगी? 20 years, अगर पहले 10 साल तक था, आप डीप टेक में हो, आप 20 साल ले सकते हो. कोई ऐसा नहीं एडिशनल बेनिफिट है, बहुत रेलिवेंट है. मैं बताता हूँ क्यों. डीप टेक का मतलब क्या है कि यू आर एनालिसिस द टेक ऑन अ डीपर लेवल एंड क्रिएटिंग समथिंग विच इज़ नॉट एग्जिस्टिंग इन द मार्केट. तो उस रिसर्च में ना टाइम जाता है. वो रिसर्च 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में इनोवेट होती है. तो उसके लिए स्टार्टअप्स को टाइम चाहिए ही था. तो अगर वो डीप टेक स्टार्टअप पे फोकस करते हैं तो उनको मैंडेटरीली ये डेडलाइन बनानी ही पड़ती. तो 10 साल से लेकर 20 साल कर दिया गया. एंड टर्नओवर इज 300 करोड़ रुपीज़. इसका मतलब आज की डेट में अगर हम देखें तो दो तरह के कैटेगरी रह गए हैं. 200 करोड़ रुपए रह गया और 300 करोड़ रुपए. 200 करोड़ रुपए नॉर्मल पर्सन के लिए, नॉर्मल जो स्टार्टअप है उसके लिए. अगर आप डीप टेक में क्लासीफाई होते हो तो 300 करोड़ रुपए का है. ठीक है, और उसके बाद वही सेम चीज़ की एंटिटी बाय स्प्लिटिंग अप. तो अब कितने चेंजेस मेजर आए अगर हम देखें कि बाद में. फर्स्ट, जैसा मल्टी स्टेट कॉर्पोरेट सोसाइटी को ऐड किया गया. दूसरा, 200 करोड़ रुपए 100 करोड़ से 200 करोड़ कर दिया गया. तीसरा, डीप टेक स्टार्टअप का एक स्पेशल सर्कुलर निकाला गया. इसके नीचे कुछ है, ठीक है, कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है. इन केस ऑफ 20 years हम छोड़ देते हैं इसको, इसमें कुछ खास नहीं है. बाकी नीचे बेसिक चीज़ है. ओके, इसमें इन्होंने एक चीज़ और बोली है, ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. देन वी आर गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड द कंक्लूजन. इन केस ऑफ एंटिटी अप्लाइंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज डीप टेक स्टार्टअप, the entity must provide the documents information as may specified in the online application portal which demonstrate that the entity meets the explanation. मतलब अगर आप डीप टेक स्टार्टअप में हो तो आपको स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी जिससे हम मान लें कि भैया आप डीप टेक में हो. ठीक है, तो दिस इज ऑल वी हैव कवर्ड फॉर द स्टार्टअप डेफिनेशन. अब अगर आप इन तीनों चीज़ को एनालिसिस करके कंक्लूड करोगे तो कंक्लूजन क्या निकलता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले 2016 में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिमिट की. तो राइट नाउ देयर इज़ अ 2 लिमिट. रेगुलर वन, मतलब फॉर एवरी स्टार्टअप इट्स 200 करोड़. फॉर डीप टेक इट इज़ 300 करोड़. इसमें कोई डाउट नहीं है. सेकेंड चीज़, आपके जो ईयर्स हैं वो अब 10 साल हैं फॉर नॉर्मल और 20 साल हैं फॉर डीप टेक. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. अभी क्या क्या फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट से फैक्टर्स हैं. फर्स्ट, यू हैव टू वर्किंग टूवर्ड्स इनोवेशन. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. दूसरा, डेवलपमेंट. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैंने आपको बता दिया. डिप्लॉयमेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया. फोर्थ, कमर्शलाइजेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया. फिफ्थ, स्केलेबिलिटी, इसमें भी कोई चैलेंज नहीं है. स्केलेबिलिटी को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में आगे डिस्कस कर लेंगे. ठीक है,
ये सारी चीज़ें अगर हैं तो फिर आपका बिजनेस जो है स्टार्टअप में है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के लिए आप एक्शन प्लान को दोबारा से रीड कर सकते हो, यू विल गेट कंप्लीट आइडिया ऑफ इट। वन मोर थिंग है, विच एंटिटीज़ हैज़ बिन कवर्ड टुडे टाइम। पहला जो कवर्ड होता है वो होता है प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी, इसमें कोई चैलेंज नहीं है हमें। दूसरा कवर्ड होता है LLP। तीसरा कवर्ड होता है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म। और चौथा कवर्ड होता है हमारा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, MSCS। So these are the four entities which are covered right now under the definition of startup. So this is a whole conclusion. This is a whole conclusion. तो अब आगे से जब भी कोई आपसे पूछे कि भैया स्टार्टअप का मतलब क्या है, तो उसके लिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव अ कंप्लीट आइडिया कि भाई इस बिजनेस को हम लोग स्टार्टअप में कैसे क्लासीफाई करें, कैसे नहीं। स्टिल इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक डाउट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सो दैट आई एम अवेयर कि इसके ऊपर क्या क्या और डाउट्स आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द टुडे। सी यू शुभम जैन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।